स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी भी जनतांत्रिक लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर, देश के अंदर, मुल्क के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना, एक इंग्रेडिएंट हमें इंश्योर करना होता है, वो क्या होता है? इनफैक्ट ये एक फिनोमेना नहीं, कई सारे इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं कि पहले तो आप समाज में एक सौहार्द का माहौल, एक पीस कंटेंट का माहौल जो है उसको इंश्योर कीजिए। दूसरा कि सोशल सिक्योरिटी को आप इंश्योर कीजिए अमंग्स द पीपल हु आर रिसाइडिंग। और तीसरा और शायद सबसे ज्यादा जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल जस्टिस का जो फिनोमेना है उसको आप प्रिवेल होने दीजिए, उसको आप इंश्योर कीजिए इन अ फंक्शनल वे। पर सोशल जस्टिस की जब आप बात करते हो तो हम दो पहलू के ऊपर बात करते हैं कि लोगों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, समानता एक होनी चाहिए। और इनइक्वालिटी जो इसका विपरीत दृश्य है उसको हमें कम करना है या फिर हो सके तो इरेडिकेट करना है। बट कुछ ऐसे चिंतक हैं, थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं जिनका मानना है कि ये इनइक्वालिटी, असमानता जिसको आप एक सोशल ईवल के रूप में देख रहे हो, इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं, है ना, यानी कि इसके कुछ फायदे भी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज को परसीव ही किया जा रहा है एक बुरी ताकत की तरह, उसके कुछ अच्छे पहलू हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह और इस वीडियो में हम एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं इनइक्वालिटी का, और उन स्कॉलर्स के थॉट को यहां पर एड्रेस करेंगे जो कहते हैं कि इनइक्वालिटी अच्छी है, इसके कुछ फायदे हैं। पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बिकॉज यू शुड नो बोथ दी साइड ऑफ द कॉइन्स। ठीक है, सो अगर आप देखोगे इनइक्वालिटी की जब भी हम बात करते हैं, द आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, असमानता कहते हो। सो इनइक्वालिटी तीन पैरामीटर्स में, असमानता जो है उसको तीन पैरामीटर्स में नापा जाता है जब आप एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी करते हो। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट, डेफिनेटली आप किस चीज को सबसे पहले रखते हो? पावर। दूसरा प्रेस्टीज, और तीसरा वेल्थ, है ना। ये तीन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये तीन है ऐसा नहीं है, पर ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके अराउंड ये इनइक्वालिटी का फिनोमेना चल रहा होता है। यानी कि जब भी हम कहते हैं कि समाज में असमानता है तो असमानता इनमें से तीन किसी एक स्टैंड के ऊपर प्रिवेल कर रही होगी, यानी कि लोगों के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होगा। किसी के पास बहुत ताकत है, वो जो चाहे करा ले। और पावर का मतलब क्या होता है? एक सिंपल लेमन डेफिनेशन को आप अगर वहां पर एड्रेस करते हो तो पावर इज सिंपली व्हेन वन इज एबल टू गेट हिज विश फुलफिल्ड एंड मेक अदर्स डू what he want, what he or she want। तो आप अपनी विश को, है ना, जो भी आपका मन है वो दूसरों से करवा सको, सिंपली ये पावर होती है। एक सबसे लेमन डेफिनेशन पावर की आप इस तरीके से देखते हो। तो अगर किसी के पास इतनी पावर है और दूसरे के पास पावर नहीं है, मजबूर है दूसरे के कहे चीज को मानने के लिए, तो पावर का अनइक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, और यहां पर इनइक्वालिटी रिस्पेक्ट टू पावर देखने को मिलेगी। दूसरा प्रेस्टीज, किसी को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, किसी की जो प्रसिद्धि है, जो ख्याति है, जो इंपॉर्टेंस है समाज के अंदर में, वो बहुत ज्यादा है। और ये अलग अलग चीजों की वजह से हो सकती है। सोशल लीडर्स को आप देखते हो कई बार, फॉर एग्जांपल बिरसा मुंडा जी को आप देखते हो, उनके कहने पे इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया, सबके सब उनके पीछे पीछे चले गए। महात्मा गांधी जी को आप देखते हो, है ना, क्या एक पोयम हम बचपन में पढ़ते थे, चल पड़े दो पग जिधर डगमग में, तो सारे के सारे पग उधर ही चलने लगे। सो प्रेस्टीज के टर्म्स में वो इनइक्वालिटी हो सकती है। और लास्टली जो मोस्ट अंडरस्टूड है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में आप इसी को इनइक्वालिटी मान के चलते हो, दैट इज वेल्थ का अनइक्वल एक्सेस। हम कहते हैं ना, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो वेल्थ के टर्म में भी ये असमानता की खाई जो है सोसाइटी में प्रिवेल कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। अब इनके बेसिस पे स्कॉलर्स ने सोसाइटी को अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है ना। कुछ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि बेस्ड अपॉन दीज पैरामीटर्स आपको ऐसी सोसाइटीज देखने को मिलेंगी जहां पर एग्लिटेरियन नेचर की सेटअप आपको मौजूद देखने को मिल रहा है। एग्लिटेरियन क्या होता है? एग्लिटेरियन उस तरह की सोसाइटीज होती हैं जहां पर इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन और ये जो आप कहते हो ना कि इनइक्वालिटी किसी भी टर्म्स में, वो वहां पर प्रिवेल ना कर रही हो, समानता का एक माहौल हो। यानी कि नो मैटर इफ आई एम प्रोड्यूसिंग बेटर रिजल्ट और इफ यू आर प्रोड्यूसिंग लेसर रिजल्ट, वी आर ऑल गोइंग टू एंड अप ऑन दी सेम साइट, वी आर गोइंग टू बी सर्व विद द सेम रिजल्ट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ महाभारत। ठीक है, महाभारत में वी आर लाइक वी हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ पांडवास। 5 पांडव हैं और उनमें सबकी अपनी अपनी खूबी है। कोई किसी
क्वालिटी के लिए जाना जाता है, कोई किसी क्वालिटी के लिए। अर्जुन अमंग्स देम वाज नोन फॉर हिज सुपीरियर आर्चरी स्किल्स, और उनको ऑल टाइम जो इंडियन स्क्रिप्चर्स देखते हैं उसमें 10 सबसे महान धनुर्धारियों के रूप में बताया गया है, दर्शाया गया है। अब लेट्स अज्यूम कि ये सब पांचों के पांचों पांडव किसी हंटिंग के इवेंट पे जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, और बिकॉज अर्जुन इज सुपीरियर ही इज एबल टू गेट ऑल दी एनिमल्स और द गेम जिसको आप शिकार कहते हो, वो खुद अकेले ही पा गए। पांचों का शिकार उन्होंने खुद कर लिया और बाकियों को कुछ नहीं मिला। पर जब वो वापस से घर पे आएंगे, सारा गेम जो जितना उन्होंने हंट किया है वो शिकार को लेकर के जब घर पे आएंगे वो, तो क्या होगा, वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वहां पर मैटर नहीं करेगा कि अर्जुन जी ने ज्यादा बेहतर शिकार किया है तो अर्जुन जी को ज्यादा हिस्सा दे दो, 70% अर्जुन जी ले लें और बाकी 4 भाई और फैमिली मेंबर्स जो हैं वो 30% में सेटिस्फाई रहे। अगर ऐसा होता तो सोसाइटी में हम कहते हैं एग्लिटेरियन नेचर नहीं है। तो यहां पर प्रेस्टीज, पावर, वेल्थ किसी के टर्म्स में इनइक्वालिटी नहीं होती, इक्वल एक्सेस होता है और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स द इंडिविजुअल नहीं होता है। पर हां, डिस्क्रिमिनेशन ना होना और डिस्टिंक्शन ना होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जरूर है कि यहां पर अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज के एक्सेस में, इन तीनों स्ट्रैंड्स के एक्सेस में कोई भी असमानता नहीं होगी अगर सोसाइटी एग्लिटेरियन है। यूजुअली ट्राइबल्स के बीच में ऐसा हम देखते हैं, ठीक है, वो भी आजकल के ट्राइबल्स के नहीं, एक टाइम में जब हम इसको सिचुएट करते हैं तो ट्राइबल्स, कई स्कॉलर्स का कहना है कि शुरुआती समय में एग्लिटेरियन, आज भी जो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइबल्स होंगे या फिर जो बैंड के लेवल पे होंगे, सबसे छोटे लेवल पर 4 से 8 न्यूक्लियर फैमिली के ग्रुप के लेवल पे, जो बैंड के लेवल पे एग्जिस्ट करती है सोसाइटीज, वहाँ पर शायद आपको एग्लिटेरियनिज्म देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर असमानता तो नहीं, इनइक्वालिटी तो नहीं है, पर फिर भी एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर, क्या वो है डिस्टिंक्शन, कि भले अर्जुन बेटर शिकार करके लाए हैं, इसकी वजह से उनको कुछ एक्स्ट्रा ना मिले, पर रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। रिकॉग्नाइज करेगी सोसाइटी कि ही इज अ मोर स्किल्ड वॉरियर, ही इज अ मोर स्किल्ड आर्चर। ये डिस्टिंक्शन, ये रिकॉग्निशन वहां पर रहेगा। पर इस रिकॉग्निशन के वजह से उनको कुछ ज्यादा मिल जाए, वो वहां पर ऐसा नहीं होगा। ट्रीटमेंट बराबर की होगी, भले लोगों को पता हो कि हाँ ही इज बेटर। दूसरी तरह की सोसाइटी जो आपको देखने को मिलती है वो रैंक्ड होती है। रैंक्ड सोसाइटीज में आपको क्या देखने को मिलता है कि वेल्थ और पावर जो है उसमें तो कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पर मेंबर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रेस्टीज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ज्यादा होता है। कुछ ट्राइब्स हैं सूडान के रीजन में, ईस्टर्न अफ्रीका में आप जाओगे, नुअर की एक ट्राइब हमें देखने को मिलती है। नुअर के बीच में देयर इज अ सिस्टम जहां पर आपको लेपर्ड स्किन चीफ नाम का एक इंडिविजुअल देखने को मिलेगा। अब ये एक रिचुअलिस्टिक ऑफिसर के तौर पे होता है। कई बार नुअर ट्राइब जो है उनके बीच में ब्लड फ्यूड्स हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड फ्यूड यानी कि गलती से आप लोग शिकार कर रहे थे या किसी भी तरीके से इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपने दूसरे ग्रुप के एक मेंबर को मार दिया। अब आपने उसके ग्रुप के मेंबर को मार दिया तो वहां पर क्या होगा, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वो कहेंगे तुमने मेरे मेंबर को मारा, अब मैं तुम्हारे मेंबर को मारूंगा, फिर वो उसके मेंबर को, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। दैट्स व्हाई इट्स अ ब्लड फ्यूड। वो तब तक नहीं खत्म होगी जब तक सारे मेंबर चल नहीं जाएंगे। तो इस सिचुएशन से क्या होगा, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आएगी, है ना। और कोई भी सोसाइटी इंस्टेबिलिटी नहीं चाहती है। तो उन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है कि स्पेशल मेंबर को, जिसको हम कहते हैं लेपर्ड स्किन चीफ, इनके बीच में, नुअर के बीच में, और उसका काम क्या है, इस तरीके के ब्लड फ्यूड्स को रिजॉल्व कराना। इसको एक प्रेस्टीज दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, विच इज हायर कंपेयर टू दी ऑल दी अदर मेंबर्स। बट ही डज नॉट, बाय दैट मीन इसका काम सिर्फ इन्हीं सब में है। इनिशिएशन होगी तो इनका काम आएगा, लड़ाइयां खत्म करवानी होगी, सुलह करवानी होगी, या और भी कुछ रिचुअल फंक्शन है तो लेपर्ड स्किन चीफ का फंक्शन आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी प्रेस्टीज जो है, जो इनकी प्रेस्टीज है, वो तो दूसरों से ज्यादा रहेगी, पर पावर इनको अलग से कुछ नहीं मिलेगी कि आपका मन जब करे आप किसी बगल वाली ट्राइब के ऊपर बोल दो कि अटैक करे, है ना, या फिर आपका जो मन करे आप वो कह दो, ऐसा नहीं होगा। या फिर आपको कोई अलग से पैसा उसके लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो प्रेस्टीज तो अलग है, पर बाकी दोनों इंग्रेडिएंट्स बराबर तौर पे बटे हुए हैं। तीसरी तरीके की सोसाइटी आपको देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं कंप्लीटली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज। जो मॉडर्न स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज होती हैं उनको आप यहां पर देखोगे, जहां पर क्या होता है, इन तीनों के टर्म्स में आप देखोगे अनइक्वल डिवीजन है, इक्वल डिवीजन नहीं होता है। वो क्लास के टर्म में हो सकता है, वो कास्ट के टर्म में हो सकता है, ठीक है। स्टेटस जो है इंडिविजुअल के वो डिफर करेंगे ऑन ऑल दीज 3 स्ट्रैंड। स्टेटस जो है वो इन तीनों एस्पेक्ट पे डिफर कर रहे होंगे। अब यहां पे आप देख रहे हो कि ट्रू सेंस ऑफ इनइक्वालिटी सोसाइटी में प्रिवेल करेगी, है ना। स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी को जब आपने पढ़ा
ये बेस इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। मैं छोटे समय में भी बता करके इसको खत्म कर सकता था, पर आपको जब अंतर ही नहीं पता होता तो कोई मजा नहीं आता। स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी में 3 एस्पेक्ट की जो हमने अभी बात की, 3 स्ट्रैंड्स की इनइक्वालिटी आपको प्रिवेल करते हुए देखने को मिल रही है। एग्री और नॉट? 3 लेवल की आपको इनइक्वालिटी, पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ, सारी चीजें जो हैं वहां पर अनइक्वली डिवाइडेड है मेंबर्स के बीच में। अब यहां पर आ जाता है एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। अलग अलग स्कॉलर्स ने इनइक्वालिटी को, असमानता को वेरिंग पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया है, अलग अलग दृष्टिकोण से उसको समझने की कोशिश की है। उसमें से एक पर्सपेक्टिव है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, और भी पर्सपेक्टिव्स है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है। बट द फंक्शनल पर्सपेक्टिव इट सेज कि एक्चुअली इनइक्वालिटी इज अ गुड थिंग, इट इज अ बेटर थिंग टू फॉर अस टू हैव इन द सोसाइटी। वाई सो? क्योंकि इनइक्वालिटी जो होती है उसकी वजह से समाज में क्या बढ़ रहा होता है? इनइक्वालिटी की वजह से समाज में इंसेंटिवाइजेशन बढ़ता है, इनइक्वालिटी एक इंपीटस देती है और कंपटीशन को बढ़ाती है। मतलब क्या? अगर इनइक्वालिटी नहीं लेगी, लेट्स मूव ऑन टू दी, गो बैक टू दी महाभारत एग्जांपल अगेन। अगर चारों पांडवों और उनके इनफैक्ट कौरवों को भी, जब वो लोग साथ में रह रहे हैं, उन सबको पता है कि एक आर्चर कोई बहुत बढ़िया है और वो अकेले बहुत बेहतरीन शिकार करके ले आएगा, हमारे एफर्ट से कोई मतलब नहीं है, और वो शिकार करके ले आएगा तो हमें भी मिलेगा, हम एफर्ट्स करें चाहे ना करें, हमें इक्वल प्रोपोर्शन मिलेगा, जितना उसको मिलेगा उतना ही हमें भी मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है वो खत्म हो जाएगी। यहां पर इंपीटस यानी कि कोई प्रोत्साहन नहीं है लोगों के पास, है ना? फॉर पीपल टू डू बेटर देयर इज नो इंपीटस, कोई प्रोत्साहन नहीं है। एंड देयर इज नो इंसेंटिवाइजेशन, आप किसी भी तरीके से उस चीज को प्रेरित वहां पर नहीं कर रहे हो, इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो कि इंसान क्यों काम करे। एक की मेहनत अगर सब में बराबर बढ़ती है तो दूसरा कोई क्यों ही काम करेगा? वो आराम से बैठ करके नेटफ्लिक्स देखेगा, ऑल दो समय पे नहीं है, ठीक है, तो समय पे जाकर के जो भी उनका मीन्स होगा, चौसर है तो चौसर खेलेंगे, कोई और गेम है तो कोई और गेम खेलेंगे। ऑलराइट, सो इससे क्या होगा? एक टेंशन, एक टर्मोइल सोसाइटी में हो सकती है, लोग आगे बेहतर नहीं करेंगे और सोसाइटी जो होगी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी सही से। सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करती है? सोसाइटी के प्रोग्रेस करने के लिए आपको चाहिए होता है कि आप सोसाइटी में कलेक्टिव एफर्ट्स को वहां पर सामने रखो। सब लोग मेहनत कर रहे हैं और सबको पता है कि हमें दूसरे वाले से बेहतर होना है, हमें तीसरे से बेहतर होना है, और चलो मेहनत करनी है हमें, और ये मेहनत करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज सोसाइटी सेडेंटरी हो जाएगी, पूरी तरीके से स्टिल हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, कुछ बेहतर नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो वैक्सीन की जंग लग गई थी ना, कि कौन वैक्सीन पहले बनाएगा, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो जाकर के हमारे पास कई सारे ऐसे मुल्क है जिनके पास ये साइंटिफिक टेम्परमेंट, लेबोरेटरीज, रिसर्च में इतना इलेबरेट नहीं है ना, तो उनको भी हमने वहां पर हेल्प प्रोवाइड कर पाई। तो ये जो रेस लगी होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, दैट ऑलवेज एनकरेजेस पीपल टू डू बेटर। एग्जाम्पल आप अज्यूम कीजिए कि कोई इंसान 1 घंटे भी काम कर रहा है, इतनी वैकेंसीज हैं यूपीएससी में, है ना, लाखों वैकेंसीज हैं वहां पर, 10 लाख वैकेंसीज है, 12 लाख वैकेंसीज हैं, और एक इंसान 1 घंटा काम कर रहा है, 1 घंटा सिलेबस को पढ़ रहा है, या फिर वो पढ़ भी नहीं रहा, आधे घंटे भी नहीं पढ़ रहा है, और दूसरा इंसान पूरे सिलेबस को ऑनेस्टली पढ़ रहा है 8 घंटे। यूपीएससी ने कहा ये सिलेबस है, 12 लाख वैकेंसीज हैं और आप पढ़ो इस सिलेबस को। तो दूसरा बहुत ऑनेस्ट है, उसने पढ़ लिया सारा का सारा सिलेबस, 1 साल में उसने खत्म किया, और पहले वाले ने छुआ तक नहीं उसको, है ना, ऊपर ऊपर से उसने देख लिया, कभी मन किया तो पढ़ा वीकेंड पे, नहीं तो कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भर 9 लाख अगर लोग रहे हैं, या फिर 10 लाख लोग रहे हैं, या फिर चलो 12 ही लाख लोग भर रहे हैं, और उन 12 के 12 लाखों को वहां पर सीट मिलेगी, सब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनेंगे वहां पर, ठीक है। तो क्या नहीं है वहां पर? कोई इंपीटस नहीं, इंसेंटिवाइजेशन नहीं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रह जाएगी। तो चाहे जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है उसको भी वही रिजल्ट मिलना है, और जो 1 घंटे पढ़ रहा है उसको भी वही। तो इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज एंड लॉट ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इज एक्चुअली नेसेसरी एज पर दी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि हमने क्यों कहा कि इनइक्वालिटी क्या सही है या नहीं है। और आपको ये याद रखना है, डिस्क्लेमर अलग से फिर से बता रहा हूं टुवर्ड्स द एंड, कि हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, इट इज अ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव ऑफ सम ऑफ द फंक्शनल स्कॉलर्स, ठीक है। इसी चीज को, इस तरीके की चीजों को आप अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ते हो और अपनी सोच को थोड़ा और एक्सपेंड करते हो, उन चीजों को देखने की कोशिश करते हो जिसके ऊपर नॉर्मली हमारा ध्यान नहीं जाता है।
ये आपको कहाँ मौका मिलता है? एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल में, जो नंबर 1 ऑप्शनल रहा है पिछले एक डेकेड में, सबसे शॉर्टेस्ट मेजर ऑप्शनल है, यानी कि आप दूसरे ऑप्शनल को जब तक खत्म करते हो उतने में आप एंथ्रोपोलॉजी को 2 बार खत्म कर सकते हो। स्टैटिक है, रोज आपको इंडियन एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र, योजना, डाउन टू अर्थ उठा करके बैठना नहीं है ना? कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। ऑलराइट, तो जो डायनेमिसिटी इसमें है 15%, वो भी आपको अपने तरफ से आंसर में इंट्रोड्यूस करनी होगी। फॉर एग्जांपल, वो ट्रेंड्स इन मैरिज आपसे पूछ ले, तो आप 10 साल पुराना ट्रेंड भी बता दोगे तो आपके आंसर गलत नहीं हो जाएंगे, ठीक है? और आप अभी बता दोगे कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, सेम सेक्स मैरिजेस का जो पॉइंट काफी ज्यादा हाईलाइटेड है उसको आप रखो, तो डायरेक्टली आपसे उसने नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा। सो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली हेल्प अस टू गेन बेटर मार्क्स, एंड दैट इज व्हाई टॉपर्स अपने बैकग्राउंड को, सब्जेक्ट को छोड़ के, इंजीनियरिंग, मेडिकल बैकग्राउंड, एमबीए को छोड़ करके जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट को छोड़ के एंथ्रो में आ रहे हैं और रैंक्स को अचीव कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी कभी पढ़ी भी नहीं, वो यहाँ पर आकर के टॉपर्स बन रहे हैं और नंबर को इतनी आसानी ग्रास्प करें। तो अगर आपको भी इस तरह के ऑप्शनल के थ्रू अपनी लबासना की जर्नी को और भी ज्यादा आसान करना है, सो वी हैव वन बैचेस जो कि दिसंबर न्यू ईयर स्पेशल बैचेस हैं, दैट इज गोइंग टू वाइंड अप अराउंड 28 को ये बंद हो जाएंगे बैच, है ना? तो उससे पहले आप चाहो तो एडमिशन को इंश्योर करा सकते हो। बेस्ट पार्ट क्या है पता है? यहाँ पे आपको क्लासेस तो आपको मिल रही है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, सारा का सारा जो क्रक्स होता है, रीडिंग मटेरियल होता है, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, जो अलग अलग तरीके के PYQs एनालिसिस हम करते हैं, वो सारी चीजें मिल रही हैं। बट द बेस्ट पार्ट दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज द टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये बेस्ट पार्ट है। इसके अंदर में 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ पेपर है। आप इसको सॉल्व करते हो तो ट्रैक भी करते हो, इवेल्युएट करते हो खुद को कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हो। तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू एनरोल, आप यूएस लाइव का कोड लगा करके बेस्ट प्राइस पे 15,999 पे यू कैन गेट एनरोल्ड। एसआईपी के भी एडमिशंस खुले हैं, P2I, SIP, PCS, कहीं पे भी आपको एडमिशन लेना है तो यू कैन यूज दिस कोड। फायदा क्या होता है? हर एक कोर्स पे अलग अलग प्राइस है और सब पे अलग अलग डिस्काउंट एप्लीकेबल होते हैं, किसी पे 4,000, किसी पे 8,000। ऑलराइट, सो आप यूएस लाइव जब लगाओगे, आग बंद करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, सबसे बड़ा डिस्काउंट, प्लस आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का पर्सनलाइज गाइडेंस मिल जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अब आप कैसे इसको इंश्योर करोगे? अगर आपने P2I में, SIP में, कहीं पे भी यूएस लाइव लगाए तो डेफिनेटली आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू दी सोशल मीडिया हैंडल, जहां पर आपको गाइडेंस भी मिलेगी। ऑलराइट, उत्कर्ष सिंह _here इज माय इंस्टाग्राम। आप यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज DM कर सकते हो, मैं जब भी फ्री हूँ डेफिनेटली आपको आंसर बैक करूंगा। एंड दी अदर पार्ट, जो फ्री मटीरियल है, अलग अलग स्लाइड्स हम यहाँ पर बनाते हैं, जो अलग अलग स्टडी मटीरियल है, वो आपको मिलता है कहाँ पर? एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे। सो इंश्योर टू गेट एनरोल्ड बिफोर द बैच क्लोजेस। होपफुली सी यू ऑल इन द बैचेस। That's all for today. Meet you in the next lecture with the same zeal. Have a nice day. Signing off. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।